कि जो ये इंडिया है ना, ये हमेशा भारत को हराने की कोशिश में रहता है, लेकिन वो ट्वीट हमेशा ऐसा होगा जो कि मुस्लिम्स को भड़काएगा। तो मैंने कहा ये मेरे बारे में भाई क्यों लिखेंगे? अच्छा, कहने से आप पैसा दीजिए, आप जो बोलिए आपको लिखवा दूंगा। ऐसा क्यों माना जाता है कि पंजाब के टेररिज्म में सिर्फ सिख मरे? जो 30-25-30 हजार हिंदू लोग भी तो वहां से निकाले गए, भगाए गए, जो निकल के दिल्ली में आके बसे। फिर भारत की विजय, भारत की स्ट्रेंथ, भारत की ग्रेटनेस की बात क्यों नहीं बताते हो? वो बताओ, फिर तुम 10 फॉल्ट लाइंस बताओ। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AKTK का पॉडकास्ट चैनल। और आज हमारे साथ कौन है? आज हमारे साथ है विवेक अग्निहोत्री जी, और आज हम बात करने वाले हैं उनकी नई फिल्म द वैक्सीन वॉर के बारे में। तो विवेक जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी नई फिल्म आ रही है। और इससे पहली फिल्म आपकी सुपर डुपर हिट हुई और उसने एक बहुत बड़ी वेव, बहुत बड़ी खलबली मचाई बॉलीवुड के अंदर। अभी भी बॉलीवुड से आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं या नहीं झेलनी पड़ रही हैं? अब वो एक गालिब का शेर है ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो अब मज़ा आने लगा है उसमें। ऐसा परेशानी अब अलग तरह की है। कश्मीर फाइल्स में अलग थी, इस बार अलग हैं। कश्मीर फाइल्स में ये था कि कोई बोलता नहीं था हमारे बारे में। इस बार पैसे दे के उनसे बोला जा रहा है कि आप इस फिल्म के बारे में नहीं बोलेंगे। तो आपने देखा होगा, हमारा ट्रेलर आया, सब आया, कहीं कोई चर्चा जो टिपिकल मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मीडिया वगैरह है, तो लोगों को पता नहीं चल पाता है कि फिल्म आ रही है नहीं आ रही है। और पर ठीक है, हमने भी उसका तरीका ढूंढ लिया है। मैं भाग भाग के पिछले 45 दिन से पूरी दुनिया में भाग भाग के लोगों को फिल्म दिखा रहा हूँ, ताकि वो समझें कि ये फिल्म कितनी इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। और कुछ लोग क्यों इस फिल्म को चाहते हैं कि ये ना चले। कोशिश कर रहा हूँ और बस लगे हुए हैं उसमें जी। अच्छा विवेक जी, एक बात ये, जैसे अगर हम कश्मीर फाइल्स की बात करें तो कश्मीर फाइल्स जो थी वो भारत में दो ही मुद्दे चलते हैं बेसिकली, एक हिंदू मुसलमान वाला, और राधा इसके अलावा कोई और नैरेटिव है ही नहीं। सारी चीज़ें इसी के अराउंड घूमती दिखाई देती। भारत में कोई और पॉलिटिक्स नहीं जी। ये बकवास है कहना कि हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी आइडियोलॉजी। कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये कहना कि वो सोशलिस्ट है, या कई लोग कहते हैं ना जैसे लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स। क्या लेफ्ट की पूरी पॉलिटिक्स इस्लामिस्ट दलित कॉरिडोर वाली है। भारत में जो भी होता है वो हिंदू और मुस्लिम के लिए ही होता है। उसके पीछे कारण ये है कि ये पार्टीशन खत्म नहीं हुआ अभी तक। भारत में अभी भी पार्टीशन चालू है। जी, मतलब अगर ये आपने लेफ्टिस्ट वाली बात करी, तो अगर आप कोई भी लेफ्टिस्ट कंट्री देखें जहाँ पे कम्युनिस्ट कंट्री है कोई, वहाँ पे इस्लाम का हाल देखिए, और जो इस्लामिस्ट कंट्री है वहाँ पे कम्युनिस्ट का हाल देखिए। तो यहाँ से भारत के बाहर आपको सारा इनका पॉलिटिक्स समझ में आता है और भारत के अंदर इनका उल्टा चलता है। जी। बाकी इसमें मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि कश्मीर फाइल्स में, चलिए फिर भी एक घड़ी को मान लेते हैं हम कि हिंदू मुस्लिम इशू था, लेकिन वैक्सीन वॉर में तो कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं है, और भारत की जीत के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो इसमें भी लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? भारत को जीतते हुए भी नहीं देखना चाहते लोग। हाँ, तो वो एक समस्या है। समस्या ये है कि इस देश में एक तबका हमेशा से कुंठित रहा है, परेशान रहा है कि यार कहाँ पैदा हो गए। ये एक बार मोदी जी ने बोला था, सही बोला था, मैं तो जानता हूँ लोगों को। आप फिल्म इंडस्ट्री में भी देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो बनाते भारतीयों के लिए फिल्म है लेकिन नफरत करते हैं यहाँ की ऑडियंस से। सच्ची मैं कह रहा हूँ, आपको मैं मिलवा दूंगा, जब उनसे आप बैठ के बात करें, एक ड्रिंक के बाद ऑडियंस को ही गाली देते हैं, कहते हैं इस ऑडियंस इतनी कहाँ फंस गए हम। और सबकी फॉरेन की सिटीजन, सबके लंदन में घर हैं, बाहर घर हैं, हिंदुस्तान में रहते नहीं हैं, कभी ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये कॉलोनियल टाइप का एक कुछ है, जो लोग नफ़रत करते हैं हिंदी बोलने वाले, मराठी, पंजाबी, गुजराती, मराठी बोलने वाले लोगों से। अब ये जो हैं, इनको ये अगर भारत की साख हो गई, आप देखिए साइकोलॉजी समझिए, अगर भारत का नाम हो गया, भारत को व्हाइट हाउस में जो इज्जत मिली, अभी मैं अमेरिका में था, अमेरिकन खड़े होते हैं हमारे सामने ऐसे हाथ फैला के जैसे हम एक ज़माने में उनके सामने खड़े होते थे। अब इससे हो क्या रहा है कि देसी, मेरे और आपके जैसे देसी जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास छोटे शहर के, जिनको मेरे ख्याल से 25-30 साल की उम्र तक अंग्रेजी के 2 सेंटेंस बोलने नहीं आते थे, है ना, वो जो लोग हैं आज सडनली उनके कंधे सीधे हो गए हैं, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है, वो भारत पे गर्व करने लगे।
तो उससे क्या है, ये लंबी लकीर हो गई है, इनकी लकीर के सामने लकीर लंबी होती जा रही है और इससे इनकी कुंठाएं और बढ़ रही हैं। तो वो चाहते हैं कि आप हारें। मैं आपको एक बात हमेशा बोलता हूँ, और मुझे ये आपकी कहीं गलती से इधर उधर चली गई ये लाइन किसी ने एडिट कर दी और उसके लिए मुझे लिंच करने आए, मेरे को तैयार है। भारत में दो लड़ाइयाँ हैं, एक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, दूसरी जो सबसे बड़ी लड़ाई इस देश में जो साइकोलॉजिकल लेवल पे है कि जो ये इंडिया है ना, ये हमेशा भारत को हराने की कोशिश में रहता है जी। इंडिया कभी चाहता ही नहीं है कि भारत जीते। इसीलिए देखिए धोनी की शुरू में जब जीत होती थी तो कई लोगों को वो पसंद नहीं आता था। आप जो भी भारत से जुड़े प्लेयर्स होंगे आप देखिए ये उसका मजाक उड़ाएंगे, जो भारतीय टाइप के एक्टर्स होंगे उनका मजाक उड़ाएंगे। अभी नाना पाटेकर हमारी फिल्म है, उससे अच्छा तो कोई एक्टर नहीं पैदा हुआ भारत के इतिहास में। बलराज साहनी और नाना पाटेकर, मैं कहता हूं दो ऐसे एक्टर हैं जिनने कभी एक भी परफॉर्मेंस गलत नहीं दिया। अब उसका मजाक उड़ाएंगे क्यों? क्योंकि अंग्रेजी नहीं बोलता। अगर उसकी फिल्म चल गई और नाना ऊपर उठ गया तो आप सोचिए बॉलीवुड के बादशाहों और राजाओं का और किंग्स का क्या होगा जी। तो ये जो किंग्स और राजा और झूठ मूठ के बादशाह हैं, ये जो देसी भारत का किसान और जो भारत की आत्मा रूल लिए हुआ जो बंदा है, उसको हर समय हराना चाहते हैं। अच्छा, अभी आपने बादशाह और किंग खान नहीं, बादशाह से मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, निकल गया मुंह से। नहीं वो ठीक है, बट मैं उससे वहाँ पे किंग खान पे आ रहा हूँ। अभी आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी जिसमें आपके लिए कहा गया कि आपने शाहरुख खान के लिए बोला कि वो हमेशा सलाम सलाम करते थे, और फिल्म में क्लिप में दिखाया गया कि वो तो नमस्ते भी बहुत बार करते हुए दिखाई। तो वो क्या पूरा किस्सा है? नहीं ऐसे कि मैं देखिए ऐसा है कि वो जो एडिट करके आजकल क्या कुछ फैक्ट चेकर्स क्या करते हैं कि आपका कोई पुराना बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो उठाएंगे, वो आपने कहाँ बोला, किसको बोला, किन परिस्थितियों में बोला, वहाँ से कोई एक सेंटेंस उठा के आधा अधूरा डाल देते हैं और ख़ुद को ये फैक्ट चेकर्स बोलते हैं। तो ये भारत के एक मशहूर नोबेल प्राइज़ विनिंग फैक्ट चेकर हैं, उन्होंने ये लाइन निकाल दी। इसके आगे की लाइन मैं कंप्लीट कर देता हूँ, और ये मेरा प्रखर के साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक पॉडकास्ट है। उसमें सवाल ये उसने शायद पूछा था कि भारत सेकुलरिज्म के ऊपर कुछ बहस थी, तब मेरी किताब आई थी अर्बन एक्सेंस, और ये 2018 का वीडियो है, कोई ये नया नहीं, 17 का है या 18 का है मुझे, पर यानी ये डेफिनेटली पुराना वीडियो है, 5-6 साल पुराना वीडियो है। मैं दिखता भी इतना अलग था उसमें। तो उसमें उन्होंने सवाल पूछा, जैसे आप अभी मुझसे बात कर रहे हैं, 6 साल बाद उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। उसमें उन्होंने सेकुलरिज्म के बारे में भारत को चैलेंज किया जी। तो मैंने कहा देखिए सेकुलरिज्म वगैरह के लेक्चर्स हमें दुनिया में किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने उनको बताया कि देखिए भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, इसके पहले का सेंटेंस बता रहा हूँ और जो उन्होंने एडिट किया उसके बाद का कंप्लीट कर देता हूँ। मैंने कहा भारत ही ऐसा देश है जिसने 4 पीसफुल रिलीजन्स ईजाद किए हैं। हमारा ही एक देश है जहाँ पे मुस्लिमों के लिए एक लैंग्वेज ईजाद की गई है, उर्दू, ये और कहीं है भी नहीं ऐसा, तो हमारे यहीं है सिर्फ। हमारे लड़के लड़कियां अभी भी उर्दू में शायरी लिखते हैं और उसमें खुदा अल्लाह रब बोलते हैं, किसी को कोई ऐतराज नहीं होता जी, ठीक है, अनलेस वो पॉलिटिकल लड़ाई हो जाए। तो आम जिंदगी में आपको क्या फर्क पड़ता है इस बात से। मैंने कहा कि जो बॉलीवुड है उसके जो 3 सुपरस्टार्स हैं वो मुस्लिम हैं, और उनमें से 2 जो हैं वो तो प्रैक्टिसिंग है, आमिर खान और शाहरुख खान दोनों हज गए हुए हैं, सलमान नहीं गए हैं, ये बात सही है। तो दोनों प्रैक्टिसिंग हो गए अगर हज जाते हैं तो। और मैंने कहा शाहरुख साहब तो पब्लिकली, आमिर नहीं करते पर पब्लिकली सलाम 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 करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, पर हम में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। हम उनसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं, उसी तरह से हम उनको अपना स्टार मानते हैं जैसे हम अमिताभ बच्चन को मानते हैं, किसी को मानते हैं। तो अगर सेकुलर कंट्री नहीं होती और अगर मोनोलिथिक कंट्री होती जैसे सऊदी अरेबिया है, तो आप इस बात की इजाज़त नहीं देते। आप सोच सकते हैं कि सऊदी अरेबिया में कोई जो वो उनका मेन हीरो है वो राम राम जय श्री राम बोले, अलाउ ही नहीं करेगी वो सोसाइटी। मैं एक बड़ी अच्छी बात कर रहा था, उसको उठा के उन्होंने मी वर्सेस खान साहब बना दिया। फिर वही लोग जो हैं खान साहब के जो खान साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कलकत्ता में, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि सोशल मीडिया में बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन मैं हमेशा मोहब्बत और प्यार की बात करता हूँ, हम तो वी लव एवरीबॉडी। मुझे अच्छा लगा सुन के, ऐसी बातें करनी भी चाहिए। लेकिन फिर उन्हीं के जो फैंस हैं मुझे रोज़ सुबह माँ बहन की गालियाँ देते हैं, मेरी बेटी की फ़ोटो निकाल के डालते हैं, उसको गाली देते हैं, रेप थ्रेट्स देते हैं, मेरी बीवी के बारे में बोलते हैं कुछ। तो ये
उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ चलो भाई एक ही सिक्के के दोनों पहलू। हम एक अकोमोडेटिंग इंक्लूसिव कंट्री है, हम सहनशील कंट्री हैं। अगर हम इंटॉलरेंट होते तो अभी तक तो खून खराबा हो गया होता जी। पर वो फैक्ट चेकर साहब ने उतना काट दिया और उसको एक बवंडर बना दिया। अब इसमें कोई क्या कर सकता है, इसलिए मैं चुप रहता हूँ, खामोश रहता हूँ, क्या बोलूँ मैं। जी। तो ये आपने फैक्ट चेकिंग का जिक्र किया और हम सभी को पता है कि किस ओर इशारा है। और अभी इसी फैक्ट चेकिंग के कारण थोड़े समय पहले 6 लोगों की मृत्यु हुई जी, नुपुर शर्मा केस। जी। तो कितना सही है इस तरीके से फैक्ट चेकिंग करना, और इस पे गवर्नमेंट को, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ संज्ञान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अब देखिए, गवर्नमेंट की अपनी परेशानियां हैं, क्यों कौन सा अधिनियम लाएं, कौन सा लॉ लाएं, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन जो तुम जैसे लोग हैं और कई सारे यंग लड़के लड़कियां हैं जिनने एक्सपोज करना चालू किया है इनको, वरना हम जब बड़े हो रहे थे 70 साल तक तो इस तरह के फैक्ट चेकर नहीं बोलते थे, सत्य के नाम पे बात करते थे और झूठा सत्य फैलाते थे, अर्ध सत्य फैलाते थे। अब इनका एजेंडा देखिए, इनका एजेंडा क्या है। ये कोई जर्नलिस्ट तो है नहीं, ये कोई सत्य को खोजने तो निकले नहीं हैं, ये दार्शनिक भी नहीं है, ये समाज सेवक भी नहीं है, ये कोई पब्लिक स्पीकर भी नहीं है, ये ऑथर भी नहीं है, पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी नहीं है, स्टैटिस्टिशियन भी नहीं है कि फैक्ट चेकिंग में कुछ समझा जाए, ना इनका कोई रिसर्च का बैकग्राउंड है। ये क्या करते हैं, ये आपका कोई पुराना ट्वीट निकालेंगे और उसको इस तरह से डालेंगे जैसे ये फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन वो ट्वीट हमेशा ऐसा होगा जो कि मुस्लिम्स को भड़काएगा। जी, राइट। मुस्लिम्स जब भड़केंगे तो कुछ इनके जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं उस पर आर्टिकल लिखेंगे कि मुस्लिम तो डरा हुआ है, फिर उसको इंटरनेशनलाइज करेंगे इस बात को। और ये सारा का सारा जो योजना है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी को पब्लिक वर्ल्ड में ये दिखाने के लिए कि देखिए तो हिंदू मेजॉरिटी लीडर हैं और मुस्लिम इनसे डरा है। और इसके लिए जो 20 साल का इनका नैरेटिव है गुजरात का, राइट, जो कि टोटली प्रेजुडिस नैरेटिव है, उसको जिंदा रखने के लिए, अपनी दाल गलाने के लिए, मैंने कहा हर पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम है, फैक्ट चेकिंग भी हिंदू मुस्लिम है इस देश में। ऐसी कोई चीज छू नहीं गई है इस देश में जो हिंदू मुस्लिम नहीं है। अमेरिका में जैसे कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म और ब्लैक वर्सेस व्हाइट है, वहां हर चीज घूम फिर के ब्लैक व्हाइट पे आ जाती है, हर जगह के अपने मुद्दे हैं। हमारे यहाँ भी हर चीज घूम फिर के वहीं आ जाती है, राइट। जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री वर्सेस रिलीजन, ये कुछ भी आप कर लीजिए घूम के वहां आएगी। इंडिया में हिंदू मुस्लिम मुद्दा है। भारत के, मेरा ये कहना है कि भारत के में जो मुस्लिम रहते हैं वो अपनी स्वेच्छा से भारत में रहे, राइट। लेकिन अगर किसी आदमी को तुम झूठी इंफॉर्मेशन दे दे के रोज भड़काते रहोगे तो तुम उन लोगों को भी भारत के खिलाफ आज तुमने लाके खड़ा कर दिया है। ना तुमने मुस्लिमों का भला किया है, ना तुमने हिंदुओं का भला किया है, ना भारत का भला किया है, तुमने किसी का भला नहीं किया। तुम्हारी फैक्ट चेकिंग से एक भी आदमी का फायदा हुआ हो या देश का फायदा हुआ तब तो मैं तुम्हें फैक्ट चेकिंग का फायदा है। एक जज है, वो जजमेंट देता है तो उससे किसी का तो फायदा होता है। कोई आदमी सड़क पे किसी का मसला सुलह करवाता है, किसी का तो फायदा होता है। आपके से तो नुकसान ही हो रहा है, आपने लोगों को मरवाया है। ये लोग, मैं आपको लिख के देता हूं आज की तारीख में, और आप ये दिस इज गोइंग टू एज वेरी वेल जो मैं कहने जा रहा हूं। इस देश में जो भी कॉन्फ्लिक्ट और राइट्स हैं उसका एक फेस है, लेकिन वो जो फेस है वो पहले फ्री स्पीच के नाम पे, कभी सेकुलरिज्म के नाम पे, कभी टॉलरेंस के नाम पे, या अजीब अजीब से आलतू फालतू नामों में, इंक्लूसिविटी के नाम पे, डाइवर्सिटी के नाम पे छुप के बैठता था। अब वो फैक्ट चेकिंग के नाम पे छुप के बैठा है। जी, बट अभी इसमें फैक्ट चेकिंग की अगर हम बात करें तो फैक्ट चेकिंग में पहले ऐसा होता था कि मतलब एक एक्रेडिटेशन मिलता है, और जो वो एक्रेडिटेशन मिलता है वो अगर हम ऑल्ट न्यूज़ की बात करें तो ऑल्ट न्यूज़ जो है वो लीनिंग टुवर्ड्स कांग्रेस है, वो उसके ट्वीट्स में, या लीनिंग टुवर्ड्स क्या है ही। और अभी जो फिल्में आ रही हैं, उनके जो ट्रोल्स हैं, मैंने जो बोला, जो मेरे पे अटैक करते हैं, गाली देते हैं, मेरी बेटी पे करते हैं, वो कौन चलाता है? जी, ये पैसे लेके यही तो चलाते हैं। ये जो कैंपेन फिल्म्स की हैं वो यही करते हैं, यही लोग तो चलाते हैं। नाम है मेरे पास, तो लिस्ट है जो लोग पैसे लेके करते हैं। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ छुपा नहीं सकते। सोशल मीडिया वाले जो कंपनी है वो आके कहती है सर आपको हम इन इन्फ्लुएंसर से ट्वीट करा देंगे। तो उसमें मैंने जब फैक्ट चेकर साहब का नाम देखा, बाकी तो ठीक है, मेरा नाम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइवेट इंडिविजुअल हूं, मैं तो नहीं कहता मैं सत्य की गुहार लेके निकला हूं, राइट। मैं नहीं कह रहा मैं विश्व को बदलने निकला हूं, मैं फिल्म मेकर हूं, फिल्म बनाता हूं, आपको जो लगे लगे। तो उसने लिस्ट देखी, मैंने कहा ये भी है महाशय? कहले हाँ।
तो मैंने कहा ये मेरे बारे में भाई क्यों लिखेंगे? अच्छा, कहने से आप पैसा दीजिए, आप जो बोलिए आपको लिखवा दूंगा, और अगर आप नहीं देंगे तो यही आपको ट्रोल करेंगे, और वही हो रहा है। जी, चलिए अब वापस से हम एक आपकी फिल्म के ऊपर आते हैं। तो हम सभी को एक्सपेक्टेड था कि दिल्ली फाइल्स आने वाली है जी, लेकिन अचानक से समझ में आता है कि ये तो वैक्सीन वॉर आ रही है। तो ये एकदम से स्विच कैसे हुआ? देखो ऐसा है कि मैं वो वाला फिल्म मेकर नहीं हूँ जो सब लोग होते हैं कि चलो यार सक्सेसफुल फिल्म बनाते हैं, बॉक्स ऑफिस पे हिट बनाते हैं। वो मेरा उद्देश्य अगर होता तो मैं कश्मीर फाइल्स में 4 साल नहीं लगाता, 5 साल लगे एक्चुअली। जी, मैं कश्मीर फाइल्स के बाद में कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड नहीं निकालता, उसमें मुझे कोई चबन्नी का फायदा नहीं हो, अपनी जेब से हमने लगा के सारा किया। एक पैसा कोई क्यों बनाएगा भाई डॉक्यू सीरीज? पागल है कोई 1.5 साल जिंदगी के लगा के वो करेगा। दूसरा क्या था, मैं कश्मीर फाइल्स के प्रेशर में आके कोई फिल्म नहीं बनाना चाहता था। मुझे पता था अगर मैं दिल्ली फाइल तो हम बना ही रहे हैं, वो तो हमारा कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के पहले से ही काम चालू था। तो दिल्ली फाइल्स अगर मैं करता तो वो एक प्रेशर होता उसके ऊपर और एक तरह का रेपिटेशन होता। इसलिए हमने सोचा कि नहीं, अब हम कहीं ऐसा ना लोग सोचें कि अरे ये तो बड़े हो गए और नाम हो गया। और दिल्ली फाइल्स में आज कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 अभी अनाउंस कर दूं तो लोग 400-500 करोड़ रुपए लेके खड़े हैं सामने, सारे स्टार्स खड़े हैं उसमें काम करने के लिए। लेकिन फिर तो मुझ में और बॉलीवुड में क्या फ़र्क है? फिर मुझ में क्या फ़र्क है? वही कहानी घुमा दो, घिसी पिटी कहानी को इधर उधर करके बना दो जी, बस नाम चेंज कर दो, राइट? आप राजा रख दो, उसका नाम किंग रख दो, उसका शहनशाह रख दो, बादशाह रख दो, पर कहानी तो वही की वही अंदर चल रही है। तो हम इस विषय पे काम कर रहे थे, पर्सनली कर रहे थे एक्चुअली। जब लॉकडाउन लगा था, कश्मीर फाइल्स की शूटिंग हम करने वाले थे 20-22 मार्च से, लॉकडाउन लग गया तो घर में बैठ गए सब लोग। तो पर टीम तो थी हमारी सारी रिसर्च की बड़ी, अब वो एम्प्लॉयड थी हमारी। तो मैंने कहा कि यार ये बड़ा अच्छा है, ये चक्कर के वायरस आया कहाँ से, चलो इस पर काम करते हैं। तो हमने उस पर काम करना चालू किया, कुछ इंटरनेशनल रिसर्चर्स थे उनके साथ काम किया। पर हमारा इरादा था इसमें धीरे धीरे काम चलता रहे। और एक लड़का है जो सीकर नाम से चलाता है, वो उससे भी मेरी बातचीत हुई थी, आप शायद जानते हो, उसने काफ़ी काम किया था बेचारे ने। तो उससे भी मेरी लंबी बातचीत हुई थी। मैं सोचते कुछ नहीं डॉक्यूमेंट्री बना लेंगे। और एक विशाल चतुर्वेदी, उनके साथ हम लोग शाम को एक 10 मिनट डिबेट करके उस पर पॉडकास्ट भी करते थे लॉकडाउन के वक्त में। लेकिन जब कश्मीर फाइल सुपरहिट हो गई तो मैंने कहा कि नहीं, अब मौलिक रूप से, नैतिक रूप से ये मेरे लिए सही है कि मैं एक ऐसे विषय पे काम करूं जिसकी संभावना ही नहीं है चलने की, जिसके नाम में ही छुपाओ नहीं चलेगी, लेकिन वो एक ऐसा विषय हो जो देश के लिए गरिमा का विषय है। तो हमने फिर वैक्सीन वॉर पे किया, फिर हम ICMR NIV के साथ जुड़ते गए। और अंततः हमने ICMR और NIV जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जिन्हें बनाई, तो फिर मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है उनके साथ एक कोलैबोरेट किया रिसर्च का। हमने कहा पहले तो आप ये पता करिए भारत में कितने लोग को पता है वैक्सीन किसने बनाई। तो लगभग किसी को नहीं पता है, यानी सब फिर वो सीरम, भारत बायोटेक का नाम देते हैं। हाँ, उनका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन वो कैंडिडेट जो फॉर्मूला होता है ना, कोक कौन बनाता है, फॉर्मूला कौन बनाता है, दो अलग चीज़ें। तो उनसे जुड़े तो हमें पता चला कि 90% लोगों को तो यही नहीं पता है कि जिस वायरस से आज आप मरने वाले थे और जिस वैक्सीन से आज आप बच गए और हम और आमने सामने बैठे हैं, उस साइंस का नाम क्या है। जी, यही नहीं पता है लोगों को। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अभी नाम नहीं लेने पर IIM के स्टूडेंट्स के ही साथ हमारी स्क्रीनिंग हुई थी अभी कुछ दिन पहले। वहीं मैंने ये सवाल पूछा, आप में से कितनों को पता है कि साइंस कौन सी है? तो मुश्किल से 300 लोगों में से 8-10 हाथ उठे बस। जी, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ पता हो, Exactly. लेकिन हमारे किसी ने बताया नहीं। तब मुझे लगा कि ये फिल्म बनाना बहुत आवश्यक है। और इसके पीछे, इसकी सक्सेस में डॉक्टर बलराम भार्गव और लीडरशिप भारत के मिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हेल्थ मिनिस्टर्स, हमारे सेक्रेटरीज, हमारी आर्मी, हमारे नेवी, एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा अद्भुत रोल है कि उसके ऊपर एक पूरी फिल्म बननी चाहिए। जी, अगर ये चल जाती है तो मैं किसी डायरेक्टर को लेके बनवाऊंगा भी कि क्या लीडरशिप हुई थी, पॉलिटिक्स उस वक्त की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने साइंस पे फोकस किया। जी, तो मैं चाहता था भारत के बच्चों को ये तो पता चले कि हमारी महिलाएं किस चीज़ की बनी है, जो इंडिक फेमिनिज्म है उसके बारे में भी पता चले। सिर्फ वेस्टर्न स्टाइल फेमिनिज्म की बात ना हो कि भाई आप घर का काम करती हैं तो आप एम्पावर्ड नहीं है, वो मैं नहीं मानता उसको। तो इसलिए हमने इस फिल्म को हाथ में लिया, हमने जो पैसा कमाया इससे उसको इस फिल्म में डाल दिया।
और अब ये हालत है कि अगर ये फिल्म नहीं चलती है, हालांकि बहुत कम बजट में बनाई है, 10 करोड़ का हमारा बजट था, लेकिन चूंकि अब ये थोड़ा मार्केटिंग के लिए ट्रैवल लेवल सब किया तो 12-12.5 करोड़ में पड़ेगी जाके। अच्छा। अभी उसका फाइनल फिगर नहीं है, पर फिल्म 10 करोड़ की हमारी बजट थी। तो मतलब हम 20-1 करोड़ का बिजनेस अगर करते हैं तो हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा जी। करेक्ट। तो हमें इतनी शक्ति मिल जाएगी कि हम उस पैसे से दूसरी फिल्म बना सकें जी। करेक्ट। ये हमारी स्ट्रैटेजी है। तो इसलिए ये फिल्म बनाई हमने, और थोड़ा मैं स्ट्रगल भी करना चाहता था। सर पे चढ़नी नहीं चाहिए चीज़ें, और जैसा लोगों को लगता है कि खूब पैसा कमाए, गलत फहमी है लोगों की। हम तो एक मात्र उसके पार्ट स्मॉल प्रोड्यूसर थे। मेन जी स्टूडियोज इज द मेन स्टूडियो इन दिस। जी। अभी वैक्सीन के बारे में बात हुई, और वैक्सीन जो थी उसमें एक बड़ा हिस्सा हमने कनाडा को भी भेजा, और कनाडा और भारत का आज के टाइम में इशू चल रहा है। और एक सिंगर है जिसने बॉलीवुड या मतलब उस तरीके के पॉप कल्चर में बड़े अच्छे गाने भी गाए हैं, और आम जनता उसके गाने गाती भी है, शुभ। कौन? शुभ सिंगर है। मैं शुभ। बहुत ज़्यादा पंजाबी म्यूजिक के बारे में जानता नहीं हूँ एक्चुअली, तो पर हाँ आप बताइए मुझे। तो उनका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक भारत की मैप की फ़ोटो डाली अपने इंस्टाग्राम पे, जिसमें भारत का सिर काटा हुआ था, यानी पंजाब और जम्मू कश्मीर वाला साइड पूरा काटा हुआ था, और यहाँ से ब्लीड कर रहा था भारत। तो K1 K2 आउट है उसमें। हाँ। तो वो खालिस्तान के इशू को पक्ष देता हुआ प्रतीत होता था। और अभी उनका एक कॉन्सर्ट था मुंबई में, जिसको नाम क्या है इसका? शुभ। शुभ। शुभ जी। तो इनका अभी कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया गया मुंबई में। और बहुत अच्छा किया जी। और इस तरीके का जो ये खालिस्तान वाला एंगल है, वो अब बॉलीवुड, मतलब अभी तक पंजाब फिल्म इंडस्ट्री में तो दिखता था, लेकिन वो धीरे धीरे बॉलीवुड में भी दिखाई देता है, जैसे दिलजीत दोसांझ के रूप में दिखाई देता है, या और किसी के रूप में दिखाई देता है। तो वो कैसे मतलब उसको बढ़ाया कैसे जा रहा है, और किस तरीके से बॉलीवुड उसको पक्ष दे रहा है? मैं खालिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में समझता हूँ, पर ये जो म्यूज़िक है एक्चुअली, जब वो मूसा वाला नाम था उनका, वो मूसे वाला तो पहले था। हाँ उनका भी जब हुआ था तो मैं ज़्यादा जानता नहीं था, इसलिए कि पंजाब में हो क्या गया कि ड्रग्स और गन्स और एक फेक झूठ। आपको मैं बताता हूँ, जैसे एक ट्विटर स्पेसेस में या क्लब हाउस में कहीं बात चल रही थी, कई सारे लड़के जो सुनेंगे वो जानते भी हैं इस बात को, उसमें बहुत सारे लोग थे, अपने यार दोस्त बहुत थे। अब उसमें उस ज़माने में जब क्लब हाउस चलता था लॉकडाउन में, तो ये कनाडा में बैठे हुए और अमेरिका में बैठे हुए सिख लोग जो आके खूब गालियाँ देते थे हिंदू लोगों को। जी। मैंने कहा यार हिंदू सिख में कब गाली गलौज होने लगी, हम तो यार हमेशा इतने प्यार मोहब्बत से रहते हैं और भाईचारा है एकदम। और हमारे यहाँ तो यही फेमस है, कल को रात को 2-1 बजे अगर कोई समस्या हो जाए लड़की को या आपको, तो कोई ट्रक वाले भाई साहब निकल रहे हैं, उससे लिफ्ट मांग लेना, वो एकदम सेफ़ है। क्यों सरदार जी चलाते थे उस ज़माने में, तो क्या सेफ़ है। और हिंदू मुस्लिम तो हिंदू सिख तो इतना मिलजुल के रहते हैं। तो वो भाई साहब क्या कहते हैं कि जो हिंदुइज्म है ये सिक्खी से निकला हुआ है। अच्छा। हाँ, और उन्होंने बड़े सारे उसके प्रूफ बताए। तो मैंने सोचा एक पागल आदमी होगा, लेकिन अभी मैं विज़िट कर रहा था, मेरी कई जगह पे बातचीत हुई, ये बहुत सारे यंग जनरेशन के कनाडा और अमेरिका में ये बात को मानते हैं, उनका विश्वास है कि जो हिंदू पूरी परंपरा है हिंदुइज्म में, ये सिक्खी से निकला हुआ, और सिक्खी इज़ द रियल रिलीजन। ठीक है। अब ऐसे भ्रमित लोगों से क्या बात करें। दूसरा क्या है कि इनके जो गाने हैं, मुझे ऐसा लगता है कहीं बीच बीच में बहुत भड़काऊ भी होते हैं। ओके, कुछ होता है, लोगों को पंजाबी समझ में नहीं आती है। बॉलीवुड का रिश्ता जो है पंजाब के साथ एक बड़ा सुपरफिशियल फेक कॉस्मेटिक रिश्ता है, क्योंकि बॉलीवुड ने बड़ा पंजाब को ग्लोरीफाई किया है, सरसों के खेत और हंजी चिकन, तंदूरी चिकन, आओ पाजी खाना खा लो, ये वो एक ऐसा ग्लोरीफाई किया है। पर आप पंजाब जाइए, ऐसा नहीं है। आप पंजाब के हाईवेज में जाइए, आपको नॉनवेज ढाबे ही नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलते हैं? आप यहाँ से चंडीगढ़ तक जाइए, आप ढूंढने में नहीं मिलेंगे आपको। मैं आपको कट कर रहा हूँ यहाँ पे। एक स्टैट है जिसमें ये पता चलता है कि पंजाब
लीस्ट नॉन वेज ईटिंग स्टेट्स में से एक है। लेकिन बॉलीवुड वो नहीं दिखाता। हाँ, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे आपको लीस्ट मिलेगा और साउथ की साइड में आपको मोस्ट मिलेगा। जी, बिल्कुल सही है। पर आपको कभी साउथ इंडियन दिखाएंगे हिंदी फिल्मों में, कभी शराब पीते हुए नहीं दिखाएंगे, पूजा पाठ करते हुए दिखाएंगे, उसको टीका लगा लेगा ये वो, ऐसा नहीं है। मैं अभी कल चेन्नई से आ रहा हूँ, हर आदमी थोड़ी टीका लगा के घूमता है ऐसा। तो पर स्टीरियोटाइप बॉलीवुड की आदत है करने की। तो लेकिन जो ये खालिस्तान का मसला है, ये एक बहुत सीरियस मसला है। और मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि मैंने भी गलतियाँ की होंगी, मैं भी लिखा होगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड प्ले द रोल ऑफ अ बिग ब्रदर। और हम लोगों को इसमें जो आग लगाने वाले हैं उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए और बाकी सिखों के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए, राइट। और इस वक्त सिखों की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो कश्मीर में मुस्लिम लोगों से गलती हो गई, जब ये टेररिज्म चल रहा था, वो चुप रहे और उसे इमोशनली सपोर्ट करते रहे। नहीं करना चाहिए भाई। आपको नहीं समझ में आता कि सिक्खी से नहीं निकला है हिंदुइज्म, तो आपको भी खड़े होकर उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए। तो सिख लोगों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसके बारे में बात करें। और मैं तो कई लोगों से ये भी कहता हूँ कि जब भाई पंजाब के कल किसी ने, एक कोई हैं सुखबीर पनग नाम है ऐसा, शायद नाम मैं याद नहीं है, शायद गलत बोल रहा हूँ मैं नाम, किसी कोई हैं, उन्होंने कल लिखा था कि जब कॉफिन्स आते हैं तो पंजाब में आते हैं, कई लोग ये बोलते हैं हमारे लोग तो मर रहे हैं वीर। ये गलत बात है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप स्टैंड आउट इसलिए होते हैं क्योंकि बॉलीवुड की फिल्मों में ऐसा दिखाया गया है, राइट। और सिखों को भी दिल से लोगों ने प्यार करके ग्लोरीफाई भी किया है, उसको दिखाया भी है, क्योंकि उनकी भी कुर्बानी की कहानियां कमाल की हैं। पार्टीशन के बाद जो दर्द की कहानी जो सिख लोगों की है, बहुत दर्द भरी कहानी है, बहुत प्यार मोहब्बत इज्जत के साथ ये बात की जाती है। पर आपका कहने का मतलब क्या, गोरखा रेजिमेंट के लोगों की लाशें नहीं आती हैं क्या? तमिलनाडु के जो लोग हैं इतने सारे, जो तेलंगाना से लोग गए, जो मराठा लोग जो आर्मी में हैं, राजस्थान से जो लोग हैं, वो नहीं मरते हैं क्या? तो ये बात बार बार कहना कि जो सिर्फ सिख लोग हैं वही मरते हैं आर्मी में, वो भी गलत है। और इसके सिख लोगों को खड़ा होना चाहिए। जो पंजाब के टेररिज्म की जो बात है, ये भी तो एक्नॉलेज करना चाहिए इस बात को, टेररिज्म था किसके खिलाफ? जी, एग्जैक्टली। ऐसा क्यों माना जाता है कि पंजाब के टेररिज्म में सिर्फ सिख मरे? जो 30 हज़ार हिंदू लोग भी तो वहाँ से निकाले गए, भगाए गए, जो निकल के दिल्ली में आके बसे, फिर कानपुर में बसे, पूना में बसे, भोपाल में बसे, जाके वो, उसके बारे में कभी बातचीत क्यों नहीं होती है? तो टेररिज्म अगर होगा, सबसे बड़ा नुकसान पंजाब का होगा। जी। और खालिस्तान से हटके वापस आपकी फिल्म पे आते हैं। अभी आपकी फिल्म को ऑलरेडी प्रोपेगेंडा डिक्लेयर करना शुरू कर दिया गया है एक वर्क के द्वारा, जैसे और उसमें मैं खास तौर पे नाम लेना चाहूँगा वायर का। तो वायर, अगर मैं पुराने टाइम पे याद करूँ तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का आई थिंक आदेश भी आया था कि आप इस तरीके से तेलंगाना कोर्ट का, हाँ तेलंगाना कोर्ट का आदेश भी आया था कि आप इस तरीके से आर्टिकल नहीं लिख सकते, और उन्होंने 14 या 15 आर्टिकल्स भी अपने डिलीट किए थे। तो जो लोग स्वयं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो लोग आपकी फिल्म को बिना देखे प्रोपेगेंडा बोलने का ये जो साहस है, ये कहाँ से आता है? ये वाला साहस मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया। ये साहस की इसके लिए क्या जरूरत? चोर को क्या साहस की जरूरत है? जो जेब काटता है उसको साहस की क्या जरूरत है? जी, राइट। झूठ बोलने वाले को साहस की थोड़ी जरूरत हो, तो आदत है उसकी। अब किसी से कहो कि भाई ये तो शराबी है, इनको साहस कहाँ से आता है शराब पी के अपनी पत्नी को मारने का? वो अब उसका नेचर है। तो इस तरह से कुछ लोग जो हैं वो एजेंडा ड्रिवन होते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स आपको समझनी पड़ेगी और लोगों को भी समझनी पड़ेगी। भारत आज विश्व की सबसे ताकतवर उभरती हुई एक सभ्यता या राष्ट्र है, और जियोपॉलिटिक्स में लोग चाहते नहीं है ऐसा हो। दूसरा क्या है कि जो हिंदू सिविलाइजेशन है, हिंदू मैं खास तौर पे बोल रहा हूँ कि जो ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदू सभ्यता जो पूरी पनपी हुई है, ये एकमात्र सर्वाइविंग लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस सभ्यता है। लोग ये भी नहीं चाहते हैं ऐसा रहे, क्योंकि अगर आप देखें तो सिविलाइजेशनल रेस में हुएवर सर्वाइव्स इज द विनर। तो वी आर अनडिस्प्यूटेड विनर, क्योंकि बाकी तो सब खत्म हो गए, हम जिंदा हैं। और दूसरा, हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ताकतवर हैं। हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज में भी बहुत पावरफुल हैं। आज भारत सबसे पावरफुल फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, और बहुत सारी ताकतें चाहती हैं ऐसा ना हो। अब आज की तारीख में लड़ाई जो है वो बंदूकों और तोपों से नहीं लड़ सकते आप। वो लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी इन्फो वॉर से, साइबर वॉर से, लीगल वॉर से, तरह तरह की चीज़ों से।
और इस इन्फो वॉर के लिए एक नैरेटिव क्रिएट करना कि आप तो डिफीटेस्ट हारे हुआ देश है और यहाँ पे तो मुस्लिम सेफ नहीं है, औरतें सेफ नहीं हैं, दलित सेफ नहीं है, कोई भी सेफ नहीं है, बस वो 2-4% ब्राह्मण सेफ हैं इस देश में और वही चलाते हैं इसको। इस तरह की अजीब सी बेवकूफ़ी की ऊटपटांग बातें, पर आम आदमी इससे बहकता है। तो ये नैरेटिव चलाने वाला भी तो कोई चाहिए। तो इसके लिए झूठ क्या है? वायर का बैकग्राउंड मुझे समझाइए। क्या न्यूज़पेपर है वो? नहीं। क्या मैगजीन है वो? क्या उसके लोग ग्राउंड में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं? उनकी जो जर्नलिस्ट हैं अरफा खानम, उनने मेरी फिल्म को प्रोपेगेंडा बोला, मैंने कहा आइए चलिए डिबेट करते हैं, तो भाग गई। आज तक जवाब नहीं आया उनका। इन फेसबुक को लेके भी कुछ इनका भी स्कैंडल हुआ था बहुत बड़ा, जो पकड़े गए थे, एक्सपोज हो गए थे। मेटा वालों ने लिख दिया था कि नहीं आप सब झूठ लिखते हैं। लगातार 25 तो ये झूठे आर्टिकल अपने खुद के ही विड्रॉ कर चुके हैं ये लोग। ये कौन है? इनका क्या बैकग्राउंड है? कौन ग्राउंड रिपोर्टिंग? अरफा जी जो हैं उनके यहाँ से बहुत बोलती हैं, हर समय बोलती रहती हैं मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में। कौन सा मुसलमान खतरे में? मुझे दिखाएं तो। वो खुद ही तो मुसलमान है, वो क्या खतरे में है? क्या उनको फ्री स्पीच नहीं है? वो तो 24 घंटे बोलती रहती हैं बकवास। तो ये झूठ मूठ का नैरेटिव क्रिएट करना, इसके लिए ये वेबसाइट, उनके साथ जुड़े हुए फैक्ट चेकर्स, ये पूरा। आप मेरी फिल्म देखिए वैक्सीन वॉर, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, उसमें मैंने विधिवत तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से चार्ट्स में समझाया है इस बात को कि कैसे भारत के अगेंस्ट इन्फो वॉर लड़ा जाता है। पल्लवी जी वो डायलॉग बोलती हैं, आप फिल्म देखेंगे, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप उतनी क्लिप निकाल लेंगे उसमें से और आप इसको चलाएंगे खूब। क्योंकि मैंने, अगर वो लड़ रहे हैं तो मैंने कहा कि मेरी फिल्म से भी तो लोगों को समझ में आए कि क्यों कोविड के वक्त में क्या कारण था कि कोविड के वक्त में ये लोग चाहते थे भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग मरें। बताइए क्या कारण है? क्या सिर्फ चिताएं वाले लोग मर रहे थे जहां चिताएं जलती हैं? क्या किसी की वो मजार नहीं बन रही थी? क्या कोई दफनाया नहीं जा रहा था? उसकी फोटो क्यों नहीं है बाजार में? वो क्यों नहीं बिक रही थी $200, $250, $300 में? सिर्फ हिंदू लोगों की जलती हुई चिताएं क्यों जल रही थी $200-300 में? इसके बारे में कोई बातचीत नहीं होगी कभी। भारत ने, ठीक है लोग मरे, पर इस बारे में क्यों नहीं बात खुल के आती है कि अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया, डिमांड बढ़ा दी, झूठ बोला। आपको याद होगा एक मोदी जी की प्राइम मिनिस्टर की चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग चल रही थी, उन्होंने उसको लाइव कर दिया। हाँ जी, याद। क्यों किया था? क्या कारण है? अरविंद केजरीवाल लगातार चाहते थे कि भारत में फाइजर आए और हमारे साइंटिस्ट अपनी खुद की वैक्सीन न बनाए। वो महिलाएं जो साइंटिस्ट थीं उन पे क्या बीत रही होगी? मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए, रोज़ मेरी उनसे बात होती है। उनके दिल में इसी बात का दुख है कि राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी, शशि थरूर जी, चिदम्बरम जी, अखिलेश यादव जी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं। कोई ऑपोजिशन का लीडर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई पब्लिक इंटेलेक्चुअल है। यूएनओ में काम करते थे शशि थरूर जी, वो एमपी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में हैं। उनकी क्या जिम्मेदारी थी कि भारत के साइंटिस्टों का मनोबल बढ़ाते और भारत को ब्लैकमेल होने से रोकते, बजाय उसके वो ये चाहते थे कि भारत घुटने टेक दे और ब्लैकमेल हो विदेशी ताकतों के सामने। जी, क्या ये मास मर्डरर्स नहीं है? जी। तो देखो, मैं बात करते करते बादल भी आ गए, अंधेरा हो गया। इनका नाम लो तो अंधकार ही छा जाता है सब जगह पे। मैंने नाम लिया वायर का तो अंधकार सा छा गया। एनीवे, चलो सॉरी, मैं इसलिए बोल रहा था कि मैं दिल से बहुत गुस्सा हूँ इन लोगों से। जी, इसमें एक बात और भी थी जो शायद मिस हो गई कि जब वैक्सीन बन गई उसके बाद बहुत सारे नेताओं ने ये बोला कि ये वैक्सीन तो बीजेपी की वैक्सीन है, कोई मत लगवाओ इसे। और ऐसा लोगों ने किया भी, लगवाया भी नहीं। देखिए, उसके बाद सेकंड वेव आई। देखिए क्या है, ये नैरेटिव क्रिएट करवाया जा रहा था। इन लोगों को पैसे दे के ब्रांड एम्बेसडर बना के, फॉरेन वैक्सीन के ये ब्रांड एम्बेसडर्स थे, इनसे नैरेटिव क्रिएट करवाया जा रहा था ताकि वैक्सीन हेजिटेंसी फैले। वैक्सीन हेजिटेंसी फैली। बाराबंकी में एक गांव है, बाराबंकी में जब वैक्सीन लगाने गए पूरा का पूरा गांव नदी में कूद गया, क्योंकि किसी ने उनको ये बता दिया था ये लगवाने से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। केरला में लोग पेड़ों पे चढ़ गए। एक रिपोर्ट है जिसमें ये है, इंटरनेशनल रिपोर्ट है और शायद WHO की है, कि इंडियन वैक्सीनेशन वर्कर्स वर द मोस्ट अटैक्ड पीपल एट दैट टाइम इन द वर्ल्ड। आपने कई वीडियोस देखे होंगे, लोग वो सफ़ेद किट में जब लगाने जाते थे लोग डंडे से और पत्थरों से मारते थे। ये करवाया जा रहा था, ये वीडियोस जानबूझ के रिलीज करवाए जा रहे थे ताकि वैक्सीन हेजिटेंसी क्रिएट हो। वैक्सीन हेजिटेंसी क्रिएट होगी तो अपनी वैक्सीन लगाएंगे नहीं लोग। वैक्सीन गवर्नमेंट को लगवाना कंपलसरी था, तो फॉरेन वैक्सीन जो है ब्लैकमेल करके ज़्यादा पैसे में आपके देश को के इंटरेस्ट को खरीदते। कौन है ये लोग जो भारत के इंटरेस्ट को बेचना चाहते थे?
कौन है ये लोग जो ये पब्लिसिटी कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरें? कौन है वो लोग जो सेकेंड वेव की मौतों को सेलिब्रेट कर रहे थे और जो लोग जा जाके चिताओं के बगल में बाल्टियों के ऊपर लैपटॉप लेके बैठ बैठ के दुनिया भर को बता रहे थे, देखो ये मर गए, देखो ये मर गए। तुमने जो मर रहे थे बेचारे, उनको गरिमा से मरने भी नहीं दिया। तुमने उनके घर वालों के बारे में कुछ नहीं सोचा। तुम्हारे भी तो पिताजी की डेथ हुई थी उस वक्त। मैं कैमरा लेके चला जाता और तुम्हारे पिताजी की डेथ को चिल्ला चिल्ला के दुनिया में बताता, कैसा लगता तुमको? उसको तो तुमने प्राइवेट अफेयर बना लिया। और एक गरीब जिसके माँ बाप बेचारा जो जा भी नहीं पाया माँ बाप के इंतकाल में, तुमने उसकी तो मौत को पूरी दुनिया को बेच दिया $200, $500, $600 में। ये जर्नलिज्म है? यू आर मास मर्डरर। वही, मतलब लोगों ने, किसी ने नहीं देखा कि ब्रिटेन में या फिर अमेरिका में लोगों के कॉफिन्स को ले जाते हुए फोटोज, लेकिन यहाँ पे जलती हुई चिताओं के फोटोज पूरे जग ने देखा। देखिए, स्मार्ट लोग हैं जानबूझ के, इसलिए क्योंकि देखिए चिताएं जो हैं उससे वेस्ट में लोग डर जाते हैं। पीपल गेट स्केयर्ड कि अरे चिता, उनने कभी फायर आयर देखी नहीं होती है, क्योंकि वो तो मिट्टी खोदते हैं, दफना देते हैं, सिंपल होता है। और उसमें भी देखा होगा छाते लगा के फूलों के साथ, तो वो थोड़ा एक ग्लैमरस सा लगता है। हमारा जो है वो स्केरी लगता है कि जानबूझ के किया गया, ये एक स्ट्रेटेजी थी। गंगा की जो फोटोज हैं वो डालना एक स्ट्रेटेजी थी। अरे तुम्हारा देश है, तुम्हारे राष्ट्र में तुम्हारे भाई बहन हैं, उन पे एक आपत्ति, एक आपदा आई है जो कि किसी ने क्रिएट नहीं की है। सारा विश्व लॉकडाउन में था, पूरी दुनिया बंद थी। अमेरिका में 2-2 साल ट्रक खड़े रहे क्योंकि घर वाले लाश लेने नहीं आए। हमारे कम से कम लाश लेके जलाने तो गए बेचारे। तुमने उस समाज के बारे में बात नहीं करी जहां पे बेटे अपनी मां की लाश लेने नहीं गए। तुमने ईरान की मास ग्रेव्स के बारे में क्यों नहीं बात करी? तुमने इटली की मास ग्रेव्स के बारे में बात क्यों नहीं की? तुमने जर्मनी की बात क्यों नहीं की? तुमने जनता को यह क्यों नहीं बताया कि अमेरिका में अगर आपको टेस्ट कराना है कोविड का, तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, एक कागज में फॉर्म भरना पड़ेगा, $280 कुछ $300 लगते थे, और रिपोर्ट आपको 48 आवर से लेकर 1 हफ्ते के अंदर आती थी। और भारत में आप एक फ़ोन करो, 200, 250, 400 रुपये में आपके घर में नर्स आती थी, आपका लेके जाती थी, शाम को 4 बजे ईमेल में आपको आता था। आपने क्यों नहीं भारत के बच्चे दुनिया को बताया कि हम कोविड जैसे वक्त में, भारत जैसा राष्ट्र टेक्नोलॉजिकली तुमसे इतना ज़्यादा सुपीरियर है? ये बात क्यों नहीं बताते हैं आप? भारत की विजय, भारत की स्ट्रेंथ, भारत की ग्रेटनेस की बात क्यों नहीं बताते हो? वो बताओ, फिर तुम 10 फॉल्ट लाइन्स बताओ। सिर्फ फॉल्ट लाइन्स क्यों बताते हो? जी, मतलब ये ना एक नैरेटिव इस तरीके से बनाया गया कि आपको सत्ता के विरोध में खड़ा होना है। मतलब ये एक अपने आप में बहुत वाहियात बात है कि अगर आपने कोई हाईवे बनाया, कोई एक्सप्रेसवे बनाया, आप क्या उसके विरोध में खड़े हो जाओगे? उसका महिमा मंडन तो करोगे ना, उसका तो बताओगे ना कि आपने ये बनाया, इतना इससे बेनिफिट होगा। आप कहोगे नहीं, हम ये बताएंगे ही नहीं, हम मात्र ये बताएंगे कि क्या गलत हुआ। तो ये अपने आप में पता नहीं कितनी वाहियात। मेरी समस्या क्या है, मैं कहता हूं तुम एक्सप्रेस वे में कितने गड्ढे हैं ये जरूर बताओ जी, लेकिन पहले तुम्हारे घर के सामने जो पगडंडी है उसकी तो बात करते हैं, जो तुमने बनाई है वो सही है कि नहीं। कोई भी लोग मुझसे कहते हैं आप बॉलीवुड के अगेंस्ट क्यों बोलते हो? मैं कहता हूं भाई देखो, बॉलीवुड की बात नहीं, मैं फिल्म मेकर हूं। जहां से पैसे आते हैं, जहां से आपकी रोजी रोटी आती है, इज्जत आती है, नाम आती है, ताकत आती है, वो जगह करप्ट है, उस एस्टेब्लिशमेंट को सबसे पहले क्वेश्चन करना मेरा धर्म होना चाहिए। बॉलीवुड वाले अपनी ही करप्शन को तो क्वेश्चन करते नहीं हैं और सरकारें बदलवाने और राष्ट्र को बदलने की बात करते हैं। वो ऐसे ही हो गया कि आप खुद तो शराब पी के सुबह 12 बजे तक पड़े रहें, सो के ही ना उठें, और दूसरों को उपदेश दें कि हेल्थ बनानी चाहिए, सुबह उठ के दौड़ना चाहिए, सुबह उठ के सेब खाना चाहिए। ये क्या बेवकूफ़ी की बात है? पहले अपनी अलमारी तो ठीक करो। हमारे यहाँ जैसे कहते हैं भोपाल में, अगर पहले अपनी अलमारी ठीक कर लो मुन्ना, फिर दुनिया बदलने चलना, है ना। तुम दुनिया बदलने चले और खुद की हालत ख़राब है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप पहले अपना तो देखिए। जो मीडिया और जर्नलिज्म की जो आपका इस्टेब्लिशमेंट है, पहले आप उसके करप्शन को ठीक करिए, पहले उस पर सवाल उठाइए, फिर आप सरकार पे सवाल उठाने के हकदार हैं। लेकिन आप उसके करप्शन को प्रोटेक्ट करें और सरकार पे सवाल उठाएं, वो बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो हॉलीवुड है, वहाँ से कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन आते हैं और वो भारत के बच्चों को ये बताते हैं कि कैप्टन अमेरिका आके भारत के बच्चों को बचा लेगा या किसी को भी बचा लेगा। पूरे विश्व का बचाने का ठेका जो है वो अमेरिका का है, और अमेरिका ने वो नैरेटिव हॉलीवुड की फिल्मों के थ्रू बनाया है। भारत के पास बॉलीवुड है, भारत की सॉफ्ट पावर एक्चुअली बॉलीवुड होना चाहिए था, जो भारत को उस तरीके से दिखाता है जैसे हॉलीवुड अमेरिका को दिखाता है। तो
ये भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की वजह है, वो भारत को बैड लाइट में दिखाने का जो ये चलन है, ये कैसे शुरू हुआ, कहाँ से ये सारी चीज़ें आई? ये देखो ऐसा था नहीं पहले। ये मेरे ख्याल से ये जो पोस्ट लिबरलाइजेशन चालू हुआ, जब ये सेकंड जनरेशन जो देखिए सारे मोस्ट ऑफ द फिल्म मेकर्स गाँव खेड़े से आए थे, छोटे शहरों से आए थे, कुछ पार्टीशंस के विक्टिम थे, कुछ जो ऑप्रेसिव एक जमींदारी का सिस्टम था उससे ऑप्रेस्ड होके आए थे। तो जो वो थे, कुछ भी आप उनकी आइडियोलॉजी बोलिए, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट, लेकिन वो समाज के बारे में तो बात करते थे। फिर सडनली जो उनके बेटे एटे आने लगे और जो लंदन में पढ़ के आए, स्विट्जरलैंड से पढ़ के, उनका भारत से कोई कनेक्ट नहीं था। तो आए, अरे यार बड़ी गंदगी है, अरे क्या, अरे वो क्या हो रहा है इस देश में, तो बड़े प्रॉब्लम्स है। तो उन्होंने उसको, जो दो तरह के फिल्म मेकर्स हुए, एक वो जिनने उसको छुपा दिया, उसकी बात ही नहीं की। उन्होंने कहा सब कुछ अच्छा है, परिवार सबसे अच्छी चीज़ होती है, परिवार में सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वाह वाह वाह, करवा चौथ चल रहा है, गाने चल रहे हैं, अरे करवा चौथ मतलब सब नहा धो के साड़ियाँ पहन के और चल रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं भारत में अमूमन। ओके। और दूसरी तरफ के जो लोग थे उन्होंने सिर्फ नेगेटिविटी पे फोकस किया। CIA ने क्या किया था, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो अमेरिका ने, व्हाइट हाउस ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हॉलीवुड में इन्वेस्ट किए थे कि आप अब लड़ाई जो है सिर्फ हम तो प्लेन से और बमों से लड़ेंगे, लेकिन एक सॉफ्ट पावर की तरह आप एक नैरेटिव क्रिएट करिए। उसी में ही आया कि अब अमेरिका आएगा और दुनिया को बचाएगा, वहीं से ये चालू है। तो सब लोग कहते हैं कि भारत में लोगों को सुपर हीरो फिल्म्स बनाना नहीं आता, इसीलिए पल्लवी और मैंने तय किया कि हम भारत की पहली ऑथेंटिक जेन्युइन सुपर हीरो फिल्म बनाएंगे, और वैक्सीन वॉर एक्चुअली सुपर हीरो फिल्म है। आप देखिएगा, अगर आपको लगे सुपर हीरो फिल्म नहीं है तो आप मुझसे बोलिएगा। वो जो हमने चंद्रायन में जो हमने भेजा लोगों को, वो सुपर हीरो फिल्म है। आप ये बताइए, जब कोविड के वक्त में जगह जगह लोग मर रहे थे और सिर्फ मौत का ही डर था, बड़े सारे गरीब देश ऐसे थे जिनके पास सुविधा ही नहीं थी वैक्सीन की, अमेरिका ने भी अपनी वैक्सीन देने से मना कर दिया। विश्व के सबसे बड़े राष्ट्र ने, महान राष्ट्र ने, तब कौन सा ऐसा राष्ट्र था जो मानवता के लिए 101 देशों में फ्री में उसने वैक्सीन बांटी? भारत। क्या ये सुपर हीरो कहानी नहीं है? जब सबने बोला कि आधा भारत जो है मर जाएगा, चंद साइंटिस्ट लोगों ने लैब के अंदर बंद होकर, जिसमें हमारी माँ बहनें जैसी साइंटिस्ट औरतें थीं, उन लोगों ने अपनी भारत की वैक्सीन बना के ना सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि भारत ने फ्री में वैक्सीन लगा के 130 करोड़ लोगों की जान बचाई। अमेरिका ने फ्री में वैक्सीन नहीं दी, जर्मनी ने नहीं दी, हमने दी। करेक्ट। तो मानवता के लिए जो सबसे ऊपर खड़ा हुआ, आप बताइए उससे बड़ा सुपर हीरो कौन है? आज विश्व में सबसे बड़ी पीस कीपिंग फोर्स जो है यूएनओ की, वो भारत की है। आप बताइए सबसे बड़ा कौन है ह्यूमैनिटी के लेवल पर सुपर हीरो? भारत की जो सुपर हीरो कहानियां हैं वो कोई बताता ही नहीं है। और जो ये हम सुपर हीरोज़ बताते हैं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा हम दिखा देते हैं, रॉ का एजेंट है, वो 4 गाने गाएगा, फैशन करेगा, VFX में बम गाड़ियाँ उड़ाएगा, चीज़ें उड़ाएगा, और लास्ट में उसको सुपर हीरो दिखाते हैं। वो भी ठीक है, लेकिन जो रियल सुपर हीरोज़ हैं उनकी भी दास्तान और कहानियाँ सुनानी चाहिए। तो द वैक्सीन वॉर भारत की डंके की चोट पे पहली जेन्युइन सुपर हीरो फिल्म है। जी, तो इस नोट पे हम आज का ये इंटरव्यू या ये पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा विवेक जी आपसे बात करके, और इसी तरीके से हम आशा यही करते हैं कि ये जो फिल्म है बहुत बड़ी हिट बने, और लोगों से इसको सम्मान और साथ दोनों चीज़ें मिले। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि फिल्म को बहुत सक्सेस मिले और आपको भी बहुत सक्सेस मिले। धन्यवाद। थैंक यू।